नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रबंध की इस क्लास में। आज की यदि हम प्रबंध की क्लास की बात करें तो जो मौलिक सिद्धांत हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो क्लास की विशेषता है मुख्य वो क्या है, वो है थ्योरी। मतलब कि अभी तक अपन की जितनी प्रबंध की क्लासें हुई हैं 30 तक, यानी ये क्लास 32 है, एक क्लास और इसके पहले ले जा चुकी है जो कि प्रबंध का एक तरीके से सामान्य परिचय था। उसके पहले की जितनी भी क्लासें हैं वो सब एक तरीके से प्रबंध का पूरा सार है या निचोड़ है। उन वाली क्लासों को लेना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग नए जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के आपके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये होगा कि आपके पास में नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा जैसे ही क्लास होगी, क्योंकि जो कि क्लासें हैं पटवारी से संबंधित वो की निरंतर चालू हैं। जैसे कि शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास चालू हो जाती है, 7:30 बजे विज्ञान सामान्य विज्ञान की क्लास चालू हो जाती है और 4 बजे अपनी इस प्रबंधन की क्लास चालू हो जाती है। शाम के 4 बजे प्रबंध की जो क्लास है वो चालू हो जाती है। 30 क्लासों की यदि मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा सार और निचोड़ उन्हीं में है। अब अपन ने इसकी थ्योरी की क्लास चालू की है कठिनता से सरलता की ओर। यानी पहले अपन ने इसकी कठिन चीज़ों को अपने आप पढ़ लिया। वो कठिन दरअसल इसलिए थी क्योंकि प्रबंध सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो सभी के लिए नया है। तब जो कठिन चीज़ें थी वो अपन ने पहले पढ़ी। अब उसके बाद अपन सरलता पे, अब इस सरल को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो जितनी भी कठिन थी वो अपने आप सब याद हो जाएंगी। याद वो आपके दिमाग में है, आपके दिमाग ने उनको स्वीकार कर लिया है। बस अब आपको इन थ्योरी की क्लासों को देखना है जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और जो लोग कंटिन्यू नहीं थे, नए जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मेरी सलाह है कि आप लोग उन क्लासों को जरूर देखें। दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं इस मज़ेदार क्लास को बिना लेट किए हुए हर बार की तरह। चलिए, प्रबंध के विचार का इतिहास। सबसे पहले तो हम इसके विचार के इतिहास पे आएंगे। इस टॉपिक को मैंने क्यों लिया, इस टॉपिक को एक बार और देख लीजिए। मौलिक सिद्धांत। दरअसल मौलिक सिद्धांतों पे हमने देखा, हमारी जो क्लास 16वीं और 17वीं क्लास है, कौन कौन सी है दोस्तों, 16वीं और 17वीं, खास तौर पे 18वीं भी। इन तीनों क्लासों में जो 100 लाइनें हैं, उन लाइनों में सिद्धांत पर बहुत सारे प्रश्न हैं कि किन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए, एक सिद्धांत की तुलना दूसरे सिद्धांत से है ना। तो हमने क्या देखा कि इस प्रकार के प्रश्न कहीं ना कहीं आ रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक को अलग से उठाया गया है। आज आप इस टॉपिक को जब पूरा पढ़ लेंगे तो सिद्धांत से संबंधित जितनी भी आपके दिमाग में गलतफहमियां हैं वो सब की सब दूर हो जाएंगी। और जो गलतफहमियां या फहमियां के लिए कह लें जो आई भी नहीं है वो भी दिमाग में आ जाएंगी। चलें चालू करते हैं। पहले तो प्रबंध के विचार के इतिहास पर हम चर्चा करेंगे कि प्रबंध की अवधारणा तथा विकास की समृद्धि उद्योग व्यापार तथा वाणिज्य की वृद्धि तथा विकास के साथ साथ हुई। बिल्कुल। श्रम विभाजन, यांत्रिकरण तथा बड़े स्तर पर उत्पादन प्रमुखतः प्रबंध के विचार की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, एक बार और इस लाइन को देखते हैं। प्रबंध की अवधारणा तथा विकास की समृद्धि दरअसल उद्योग व्यापार वाणिज्य की वृद्धि तथा विकास के साथ साथ हुई। श्रम विभाजन, यांत्रिकरण तथा बड़े स्तर का उत्पादन प्रमुखतः प्रबंध के विचार की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है ना। प्रबंध विचार के विभिन्न चरण। जो प्रबंध की विचारधारा है इनके विभिन्न चरण किस प्रकार से हुए। प्रबंध के विचार के विकास को 3 चरणों में श्रेणीबद्ध किया गया। प्रबंध की पुरातन विचारधारा, एक तरीके से जो पुरानी विचारधारा है ना, पुरानी विचारधारा, उसको देखते हैं। इस चरण के अंतर्गत विचारों की 3 धाराओं को पहचाना गया। प्रशासनिक मॉडल, कौन सा मॉडल, प्रशासनिक मॉडल, समझिए। मैक्स वेबर ने इसे लगभग 1900 में परिचित करवाया। अब समझिए प्रशासनिक मॉडल किसका है, मैक्स वेबर का। कब किया, 1900 में। एक प्रश्न यहां से आपका निकल कर आया। इस प्रश्न को आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से उन क्लासों को देखेंगे तो वो प्रश्न वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। क्या बोला, मैक्स वेबर ने से सन 1900 में परिचित करवाया। फिर वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध, F.W. टेलर। कितनी बार नाम आया था बताइए दोस्तों, अपन लोगों ने कितनी बार इसको पढ़ा है, कईयों बार पढ़ा है। पूरे प्रबंध में ऐसी कोई सी क्लास नहीं थी जहां F.W. टेलर का नाम ना आया हो। इन्होंने लगभग 1910 में, यानी 10 साल बाद, इस विचारधारा को प्रस्तुत किया। कौन कौन ने, मैक्स वेबर हो गए, F.W. टेलर हो गए। प्रक्रम प्रबंध, हेनरी फ्यूल। प्रक्रम प्रबंध से संबंधित कौन है दोस्तों, हेनरी फ्यूल ने लगभग सन 1910 में क्रियात्मक अर्थात प्रशासनिक, सुनिएगा, प्रशासनिक अर्थात प्रक्रम प्रबंध का समर्थन किया। एवं नव पुरातन विचारधारा, नव पुरातन विचारधारा, इसमें विचारधारा की 2 धाराएं सम्मिलित हैं। 2 धाराएं सम्मिलित हैं, कौन कौन सी हैं समझिए। मानवीय संबंध आंदोलन और व्यवहारिक विज्ञान आंदोलन, दो हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो मानवीय संबंध आंदोलन है, दूसरा एक तरीके से देखा जाए तो व्यवहारिक विज्ञान आंदोलन है। एक 1930 में और एक
1940 में आया। 1930 के लगभग एल्टन मायो तथा रेथलिस वर्जर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और व्यवहारिक विज्ञान आंदोलन सन 1940 के लगभग ए मास्लो तथा मैकग्रीगर ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया। आधुनिक प्रबंध की विचारधाराएं इस विचार की तीन धाराएं हैं। जो आधुनिक प्रबंध है उसकी विचारधाराओं में देखा जाए तो तीन इनकी मुख्यतः धाराएं हैं। एक है परिमाणात्मक मत। परिमाणात्मक मत ये क्या कहता है? टेलर ने, इसे किसने दिया है? टेलर ने सन 1940 के लगभग इस मत का विकास किया। सुनिएगा ध्यान से, जिसे प्रक्रिया अनुसंधान विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। यानी कि परिमाणात्मक मत को हम प्रक्रिया अनुसंधान विश्लेषण, याद रखिए ये वाली लाइन को भी अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि किसको या किस विश्लेषण को परिमाणात्मक मत कहा जाता है, तो प्रक्रिया अनुसंधान विश्लेषण को। ठीक है, तो टेलर ने कब दिया था? 1940 में। परिमाणात्मक मत, ये फिर से आ गई ये वाली लाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो टेलर ने सन 1940 के लगभग इस मत को विकसित किया। अभी अपन पिछली वाली स्लाइड में इसको पढ़ चुके हैं। एक है पद्धति मत, दूसरा कौन सा है? पद्धति मत। तो बोल्डिंग और जॉनसन ने 1950 के पश्चात इसे विकसित किया था। एक है आकस्मिकता मत। क्या है? आकस्मिकता मत। इसको लॉरेंस इत्यादि ने विकसित किया था। आधुनिक प्रबंध व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विद्यमान है। आधुनिक यदि हम प्रबंध की बात करें, ये अपन ने क्या देखा दोस्तों? ये इनका पूरा इतिहास था कि ये विचारधाराएं कब और किसके द्वारा आई। तो इनको हम याद कर लेंगे कि किसके द्वारा कैसा क्या हुआ। अब अपन पढ़ते हैं, आधुनिक प्रबंध व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विद्यमान है। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। इन परिभाषाओं को रट लीजिए और समझ लीजिए कि इनसे संबंधित एक प्रश्न आपका आएगा ही। ठीक, जॉर्ज आर टेरी ये क्या कहते हैं? सिद्धांत को एक ऐसे आधारभूत कथन या सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता हो। जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता हो। ये कौन कहते हैं? जॉर्ज आर टेरी। ठीक है, पहली बात। एडविन बी फिलिप्पो के अनुसार ये क्या कहते हैं? सिद्धांत एक ऐसा आधारभूत सत्य है। क्या है? आधारभूत सत्य है जो सामान्यतः कारण व परिणाम संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। सिद्धांत एक ऐसा आधारभूत सत्य है जो सामान्यतः कारण व परिणाम संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सिद्धांत का मतलब नहीं समझते तो मैं सिद्धांत का आपको मतलब बता देता हूँ। सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों, आपने देखा होगा बौद्ध धर्म के अपने सिद्धांत थे, जैन धर्म के अपने सिद्धांत थे, या एक तरीके से कोई भी संगठन देखें तो सबके अपने अपने कुछ सिद्धांत हुआ करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा थोड़े से अलग होते हैं। वो अलग क्यों होते हैं अभी आपको समझ में आएगा। पहले तो समझते हैं कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक का मतलब होता है सिद्ध और दूसरे का मतलब होता है अंत। संधि में स्वर संधि के पहले नियम के द्वारा दोनों मिल जाते हैं और मिल जाने के बाद क्या हो जाते हैं? सिद्धांत। यानी धा बड़ा हो जाता है क्योंकि आ मिल गया और आ मिल गया, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। अब अपन ये समझते हैं कि सिद्धांत का मतलब क्या है। सिद्ध यानी जिसको हमने सिद्ध करके अंत कर दिया, यानी अब उसमें परिवर्तन नहीं होगा, इन्हीं को सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि ये सार्वभौमिक होते हैं, इनमें परिवर्तन असंभव होता है। वास्तविक परिभाषा सिद्धांत की यही होती है। लेकिन जब मैं प्रबंध की बात करता हूँ, मैनेजमेंट की बात करता हूँ, या कोई भी जब मैनेजमेंट की बात करता है, तब वहां पर सिद्धांत बदले भी जा सकते हैं थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। क्यों? क्योंकि प्रबंध की जो प्रकृति होती है वह लोचशील होती है। लोचशील का मतलब है कि समय, परिस्थिति, पर्यावरण के अनुसार वह परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। बेसिक सिद्धांत नहीं बदलते, कुछ बातें उनमें हल्का फुल्का मोड़ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए सिद्धांत है, अच्छा, अब सिद्धांत के बीच में आ जाता है ब्रेकर, इस तरीके से है, ये ब्रेकर आ गया, तो सिद्धांत ऐसा नहीं है कि यहाँ चलता जाएगा तो ब्रेकर को तोड़कर आगे निकल जाएगा। वो थोड़ा लोचशील होगा, ऊपर से मुड़ के एक रास्ता निकाल के आगे निकल जाएगा। समझ गए ना? ये बेसिक सिद्धांत की बात ये होती है। और यहाँ पर जिन सिद्धांतों की बातें चल रही हैं वो सिद्धांत कहीं ना कहीं लोचशील होते हैं। चलिए, एडविन वी फिलिप्पो की हमने बात कर ली थी, हम अगली स्लाइड पर आते हैं। क्रूज एवं ओ डोनेल, इनका भी अपन ने कई बार नाम सुना। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता, जनरल वैलिडिटी के वे मूलभूत सत्य होते हैं जो प्रबंध संबंधी कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्रबंध संबंधी कार्य के परिणामों की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसके अनुसार परिभाषा है?
कूज और ओडोनेल के अनुसार। हर्बर्ट जी हिक्स के अनुसार ये क्या कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी कार्य के लिए मार्गदर्शक नियम व विधियां हैं। इनका प्रमुख प्रयोजन व्यवसायिक परिस्थितियों के संबंध में उत्तम समझ प्रदान करना एवं संगठनात्मक निष्पादन में सुधार करना होता है। इन परिभाषाओं को दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हिक्स एवं गुलेट ये क्या बोल रहे हैं, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी व्यवहार के मार्गदर्शक तत्व होते हैं। इन परिभाषाओं को देखेंगे तो ये सभी परिभाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं या एक दूसरे के थोड़े थोड़े करीब नजर हमें आती हैं, क्योंकि सब अगर देखा जाए तो प्रबंध के सिद्धांत की ही बात कर रहे हैं, है ना। अब प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, अब यहाँ पर वही बात आएगी जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दी। समझिए, प्रबंध के सिद्धांत का संबंध मूल रूप से मानवीय तथा सामाजिक प्रक्रिया से होता है। किन किन से, मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया से। मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया तो आप लोग समझते ही होंगे। प्रबंध के द्वारा ही मानवीय क्रियाओं को नियोजित किया जाता है, यानी नियोजित किया जाएगा, समन्वित किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा और नियंत्रित किया जाएगा। अतः प्रबंध के सिद्धांत निश्चित व कठोर नहीं होते हैं। नहीं शब्द लग गया दोस्तों, इसी को मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में व्यवहारिक रूप से बताया। यहां पर देख लिया अपन ने कि यह किताबी रूप में आ गया। समझ गए, अब तो नहीं भूलेंगे। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अब अपन इनकी बातों को उठाते हैं। मजा आ रहा है ना दोस्तों, ये मजा इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने पुरानी क्लासें ले ली हैं। यदि पुरानी क्लासें नहीं ली होती तो सोचते यार ये कहाँ से आ गया, अब ये कहाँ से आ गया, हिक्स गुलेट कहाँ से आ गए, हर्बर्ट जी हिक्स कहाँ से आ गए, कुर्ज ओडोनल कहाँ से आ गए, है ना। ये सब आपके दिमाग में आता चूंकि आपने इन लोगों को पहले पढ़ रखा है। अब जब पढ़ रखा है तो ऑलरेडी आप लोगों को इसमें मजा आने वाला है, क्योंकि दिमाग में यदि पुरानी चीज़ें हैं, मतलब कि अपने दिमाग ने उन चीज़ों को पहले देख रखा है और फिर वो चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आ जाएं तो कितनी अच्छी लगने लगती हैं। चलिए आगे चलें। व्यवहार एवं शोध के द्वारा निर्मित, अब ये उसकी विशेषताएं हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का सभी प्रबंधक के अनुभव एवं बुद्धि चातुर्य एवं शोध के द्वारा ही निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सभी का अनुभव है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन अनिवार्य है। उदाहरण बता रहा है, यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांत का एक भाग है। दूसरी ओर कारखाने कंपनियों में कामगार थकान की समस्या के समाधान के भौतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रभाव की जांच हेतु परीक्षण किया जा सकता है। समझ में आया। चलिए, अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब क्या है, प्रबंध के सिद्धांत का प्रयोग अनिश्चित होता है अथवा समय विशेष की मौजूद परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। आवश्यकता अनुसार सिद्धांत के प्रयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये रोड है, अब यहाँ पर ये ब्रेकर है, गाड़ी यहाँ से जा रही है, सामान इतना लदा है कि हम एक तरीके से इस जो ये ब्रेकर है इसको पार ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, अरे नहीं भाई हम तो दबके ही चलेंगे, इसको हटा देंगे ब्रेकर को। पर ये ब्रेकर को नहीं हटाएंगे, अपने आप लोचशील हो जाएंगे और ऐसे घूम के निकल जाएंगे, यानी बीच में से रास्ता निकाल के निकल जाएंगे। बीच का रास्ता निकाल के, यानी कि ऊपर जाकर आराम से निकल जाएंगे। मान लीजिए ब्रेकर बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर क्या करेंगे, फिर कोशिश ये करेंगे कि साइड से कोई रास्ता हो, वहां से निकल जाएंगे। समझ गए, लेकिन यहाँ पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो यही है अनिश्चितता। सामान्य मार्गदर्शन, सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। सिद्धांत, बिल्कुल सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, लेकिन ये सभी प्रबंधकीय समस्याओं का तैयार 100% समाधान नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण है वास्तविक परिस्थितियां बड़ी जटिल एवं गतिशील होती हैं। वास्तविक जो परिस्थितियां होती हैं वो जटिल और गतिशील होती हैं तथा यह कई तत्वों का परिणाम होती हैं। परंतु सिद्धांत के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि छोटे से छोटा दिशा निर्देश भी किसी समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि दो विभागों में कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है तो इसको हल करने के लिए प्रबंधक संगठन के व्यापक उद्देश्यों को प्राथमिकता दे सकता है। समझ में आया। समझिए, फिर से देखते हैं इसको समझना जरूरी है। सामान्य मार्गदर्शन, सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये सभी प्रबंधकीय समस्याओं का तैयार 100% समाधान नहीं होते। वही मैंने बताया, इसका मुख्य कारण है कि वास्तविक परिस्थितियां बड़ी जटिल और गतिशील होती हैं। यानी कि जैसे आप लोग देखिए, कोई पुराना संगठन है, उसमें उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए, लेकिन आज के समय में उन सिद्धांतों की मान्यता उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि उनकी मान्यता कम हो गई हो, मान्यता वही है, पर परिस्थितियां जिस समय पर वो सिद्धांत बने थे उनके अनुसार बने थे। आज परिस्थितियां जटिल हैं, गतिशील हैं, बार बार परिवर्तित हो रही हैं और वो वाले जो नियम थे या सिद्धांत थे वो काम नहीं कर रहे हैं। तब क्या होगा
तब यही कई तत्वों का परिणाम होती हैं, परंतु सिद्धांत के महत्व को कम करके अपन नहीं आंक सकते। यहां पर इन्होंने ये क्यों बोला है कि उसके महत्व को भी हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि छोटे से छोटा दिशा निर्देश भी किसी समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। मान लीजिए अब नहीं काम चल रहा है तो फिर पुराने प्रबंध सिद्धांत से ही काम चलाएंगे, लेकिन स्वाभाविक प्रकृति उनकी समय के अनुसार परिवर्तन हो जाने की होती है। उदाहरण के लिए यदि दो विभाग में कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है तो उसके हल के लिए प्रबंधक संगठन के व्यापक उद्देश्य को प्राथमिकता दे सकता है। यानी कि दो विभाग हैं, समझिएगा, ये एक विभाग है, एक ये विभाग है, उद्देश्य दोनों का एक समान है समान उद्देश्य। अब समान उद्देश्य में मान लीजिए इसने बोला कि नहीं भैया ऐसा करना चाहिए, बी बोलता है नहीं भैया इसको ऐसा करना चाहिए, दोनों कर रहे हैं, तब वो क्या करेंगे, जो उनके प्रबंध के सिद्धांत हैं वो ना इनकी बात मानेंगे ना इनकी बात मानेंगे। इन दोनों में से जिसका भी कार्य उद्देश्य को प्राप्त करने का होगा उसी को मान लिया जाएगा। समझ गए? तो यहां पर उद्देश्य को प्राथमिकता दे सकते हैं। प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों का वर्गीकरण देखिए, अब इसका वर्गीकरण किया जाएगा। विशिष्टीकरण, प्रयोग एवं अनुसंधान का सिद्धांत, वैज्ञानिक आधार पर वस्तुओं का चुनाव और उपयोग। सबसे पहले अपन देखते हैं विशिष्टीकरण को। यह प्रबंध का एक प्रमुख आधारभूत सिद्धांत है। हेनरी फेयोल ने विशिष्टीकरण के लिए श्रम विभाजन शब्द का प्रयोग किया। प्रबंध के इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों के बीच कार्य का आवंटन उनकी योग्यता के अनुसार किया जाता है। बिल्कुल, इस सिद्धांत का पालन करने से कम समय में अच्छा कार्य होता है। टेलर ने इस संबंध में कहा कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य जहां तक संभव हो सके किसी एकाकी प्रमुख कार्य तक ही सीमित रहना चाहिए। मतलब विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि जिसको जो कार्य आता है उसको वही कार्य सौंपा जाए। यदि कार्य को हम बदलेंगे, यदि उसको कार्य नहीं आता है तो कार्य भी नहीं होगा, उद्देश्य की प्राप्ति भी असंभव है। इसलिए कार्य को ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो व्यक्तिगत रूप से उस कार्य में अच्छी तरीके से परिपूर्ण हो, है ना। उसको जब कार्य दे दिया जाएगा तो वो कार्य को बहुत अच्छे से करेगा, तो उद्देश्य की प्राप्ति भी सरलता से हो जाएगी। दूसरा क्या कहता है, प्रयोग एवं अनुसंधान का सिद्धांत। सत्यता का पता लगाने तथा काम को ठीक ठीक अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल, अनुसंधान के द्वारा ही काम करने के सर्वोत्तम तरीके का पता लगाया जाता है। प्रयोग तथा अनुसंधान के होने से संबंध की नई नई युक्तियों का विकास होता है। प्रयोग एवं अनुसंधान वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख भाग हैं। इसको समझाने की आपको जरूरत नहीं दोस्तों, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। प्रयोग एवं अनुसंधान का सिद्धांत। अब वैज्ञानिक आधार पर वस्तुओं का चुनाव और उपयोग। वास्तव में श्रमिकों की कार्य क्षमता उनकी कार्य करने हेतु दी गई वस्तुओं पर निर्भर करती है। कच्चे माल का चुनाव वैज्ञानिक आधार पर सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। वस्तुओं के उपयोग करने की पद्धति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे उनका अपव्यय ना हो। सरल लाइन है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि वैज्ञानिक आधार पर वस्तुओं का चुनाव कैसा हो। वास्तव में श्रमिकों की कार्य क्षमता उनकी कार्य करने हेतु दी गई वस्तुओं पर निर्भर करती है। कच्चे माल का चुनाव वैज्ञानिक आधार पर हो। वस्तुओं के उपयोग करने की पद्धति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका अपव्यय ना हो। यह होता है वैज्ञानिक आधार पर वस्तुओं का चुनाव और उपयोग। अब है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रश्न यहां से बहुत आते हैं दोस्तों, सुनिए। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व उनकी उपयोगिता के कारण है। प्रबंध की सिद्धांत का महत्व उनकी उपयोगिता के कारण है। यह प्रबंध के व्यवहार का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान देता है एवं प्रबंध की आचरण को प्रभावित करता है। प्रबंधक इन सिद्धांतों को अपने दायित्व एवं उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए उपयोग करते हैं। मानव जीवन का प्रत्येक कार्य सिद्धांत के द्वारा ही संचालित होता है। प्रबंधकों के लिए तो प्रबंध सिद्धांत प्रकाश पुंज का कार्य करते हैं। प्रबंध संबंधी कार्य तथा व्यवहार को प्रभावकारी वातावरण के लिए सिद्धांत का अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। क्या है दोस्तों? अत्यंत आवश्यक है। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व निम्न बातों से स्पष्ट हो जाता है, समझिए। कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी। सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेने तथा कार्य करने से व्यवसायिक उपक्रम की कुशलता में वृद्धि होती है। बिल्कुल वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार की जोखिमों एवं समस्याएं कम हो जाती हैं तथा संभावित समस्याओं को हल करने में सहायता भी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? सहायता मिलती है। यह होता है कार्य कुशलता में वृद्धि। कब? प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व टॉपिक चल रहा है जिसमें कार्य कुशलता में वृद्धि पर हम समझ लिए हैं।
दूसरा है प्रबंधकीय कार्यों का प्रभावी निष्पादन, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। प्रबंध के सिद्धांतों के लागू करने के समूची प्रबंध प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। नियोजन हो या संगठन, नियोजन हो या संगठन, निर्देशन हो या नियंत्रण, नेतृत्व हो या समन्वय, संप्रेषण हो या अभिप्रेरण, सभी कार्यों को उनके सिद्धांत के आधार पर सर्वोत्तम तरीके से पूर्ण किया जा सकता है। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व चल रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से। प्रबंधकीय कार्यों का प्रभावी निष्पादन इस तरीके से होगा। सही दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ राइट अप्रोच। प्रबंध के सिद्धांत में ज्ञान का सार होता है, बिल्कुल। प्रबंध को विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सही दृष्टिकोण का विकास करने और सही मार्ग अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। प्रबंध इन सिद्धांतों की सहायता से एक उपयुक्त कार्य पद्धति का विकास कर सकते हैं और करते भी हैं। देखिए दोस्तों, सही दृष्टिकोण का विकास, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो दरअसल उनमें ज्ञान तो होता ही है, भले ही वो प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमेशा से लागू होती हैं, होती रहेंगी। जैसे कि कुछ बातों में समझ जाना, जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक अच्छा खासा वो कर रहे हैं, संगठन है, उसके एक मालिक हैं, आप देखते हैं कि आपके नीचे आपके अंडर में 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें से एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कुटिल टाइप का है। वो हमेशा अपने फ़ायदे की सोचता है, उसको इससे मतलब नहीं होता कि कंपनी ऊपर जा रही है या उसका संगठन ऊपर जा रहा है, उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं। वो सिर्फ अपना माल भरने या अपनी जेब भरने की जुगाड़ में रहता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तब आपको वहां पर एक तरीके से उस व्यक्ति को हटा ही देना चाहिए। अब यही प्रबंध का मूल सिद्धांत है कि भाई जो व्यक्ति समर्पण से नहीं है या नहीं है तो उसको वहां से अलग हटा दिया जाए, क्योंकि वो तो गलत करेगा ही, साथ साथ लालच का भाव देकर किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने पास में ले सकता है ना। इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो कुछ जो मौलिक सिद्धांत हैं, जो मौलिक बातें हैं, वो तो हमेशा ही चलती हैं, ठीक है। तो सही दृष्टिकोण का विकास, सिद्धांतों में ज्ञान का सार होता है। चलिए, प्रबंध के विकास में सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांतों की सहायता से प्रबंध विज्ञान को अधिक सशक्त और सुनिश्चित रूप दिया जा सकता है। प्रबंध के विकास में प्रबंध के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत, इन्हीं को दोस्तों पढ़ाना है महत्वपूर्ण। अभी तक अपन ने जो पढ़ा उनसे प्रश्न तो आएंगे ही, पर अब जो है फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत, अब फिर दूसरे आएंगे टेलर के प्रबंध के सिद्धांत, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 से 2 प्रश्न इनसे आना है, यानी कि इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न तो आपके आएंगे ही। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांत का जन्मदाता कहते हैं, यानी हेनरी फ्योल ही जन्मदाता हैं, ठीक है। पहला प्रश्न यहीं से बन गया। उन्होंने प्रबंध के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या दी है। हेनरी फ्योल फ्रांसीसी प्रबंध सिद्धांतकार थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। एक प्रश्न यहां से निकल आया। तथा वह टेलर के समकालीन थे। इसके? टेलर के। ये भी प्रश्न बन सकता है, पर कम संभावनाएं हैं। फ्योल का प्रबंध विज्ञान के विवेचन में एक प्रशासक का दृष्टिकोण रहा है। इस लाइन को समझ जाए तो फ्योल को समझ जाएंगे, बात खत्म। विज्ञान के विवेचन में एक प्रशासक का दृष्टिकोण रहा है। विज्ञान तो है ही, साथ साथ एक प्रशासक का भी उनमें दिमाग है, या उस तरीके की उन्होंने बातें की हैं। उनकी मान्यता है कि प्रबंध सिद्धांत असीम लचीले हैं। असीम लचीले हैं, समझ रहे हैं ना? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो पूरी बातें यहाँ आने लगी। मैं कह रहा हूँ बार बार दोस्तों आपसे कि आप लोग उन क्लासों को जरूर देख लें। एक बार उन क्लासों को देखें और फिर इस क्लास को देखें। एक बार मेरी बात मान लीजिए, उन क्लासों को देखें और उसके बाद इन क्लासों को देखें, दोनों का कंपेरिजन कर लें। मजा ना आ जाए तो कहना, जितनी आपको समस्याएं थी प्रबंधन में सब हल हो जाएंगी, अपने आप ही हो जाएंगी। बस सिर्फ देखना है। और कोई समस्या हो कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक को फिर से करवा दिया जाएगा, है ना। लचीले हैं तथा उनका उपयोग विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 14 सिद्धांत बताए। कौन से? 14 सिद्धांत बताए, चर्चा करेंगे अपन। अब देखिए, पहला, कार्य आवंटन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। कार्य आवंटन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। फ्योल की यह मान्यता है कि प्रत्येक कार्य, चाहे वह तकनीकी हो या अन्य, विशिष्टीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनके मत के अनुसार या मतानुसार विशिष्टीकरण एक नैसर्गिक व्यवस्था है जो मानव समाज के साथ साथ प्रकृति एवं जीव जंतु की दुनिया में भी लागू होती है। श्रम विभाजन में कार्य का प्रत्येक भाग विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक तथा श्रेष्ठ कार्य करना है। इससे कर्मचारियों की योग्यता का सदुपयोग किया जा सकता है। ये क्या था? कार्य आवंटन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन।
जहां निर्णय लेने के अधिकार उच्च प्रबंधकों के पास हो तो इसे केंद्रीकरण की स्थिति ही कहते हैं। इसके विपरीत जब निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थ को विभाजित कर दिए जाएं तो इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। एक बार अपन ने 15 से 20 मिनट इस पर काफी अच्छी चर्चा की थी दोस्तों, पुरानी क्लास से जरूर देखिएगा। फ्योल कहते हैं या फ्योल की मान्यता है केंद्रीकरण की पद्धति अपने आप में ना अच्छी है और ना बुरी है। इस बात को समझिए, प्रश्न यहां से बन गया कि उनका मत या फ्योल का मत केंद्रीकरण के सिद्धांत के प्रति कैसा है, तो ना अच्छा है और ना ही बुरा है, यानी बीच की स्थिति है। थोड़ा बहुत मात्रा में यह प्रत्येक संगठन में विद्यमान ही रहती है। प्रत्येक प्रबंधक को अधिकार के केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में एक उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। कितनी गजब की बात कर रहे हैं, केंद्रीकरण भी बना रहे विकेंद्रीकरण भी बना रहे, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज की स्थिति ऐसी ही होती है, अगर आप देखेंगे तो अधिकतर जगह दोनों चीज़ें होती हैं। अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन संस्था की प्रमुख शक्ति और सफलता की कुंजी है। अब यदि हम अनुशासन की बात करें दोस्तों, तो यह जो अनुशासन है एक तरीके से प्रबंध का जो सिद्धांत है यह सार्वभौमिक है। यह किसी भी परिस्थिति में हमेशा होना चाहिए, इसमें बदलाव संभव नहीं है। आदमी बदलाव कर दे वो बात अलग है, पर इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत दमदार सिद्धांत है, इसमें लचीलापन नहीं आना चाहिए। फ्योल के अनुसार अनुशासन संस्था तथा इसके कर्मचारियों के मध्य हुए समझौते के प्रति श्रद्धा व स्वीकृति है, जो संस्था में आज्ञाकारिता, सहयोग, एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं क्रियान्वयन के लिए किए जाते हैं। उच्च अधिकारी ही संस्था या कंपनी में अनुशासन की भावना उत्पन्न कर सकते हैं, बिल्कुल। संगठन के सभी स्तरों पर कुशल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, स्पष्ट व निष्पक्ष अनुबंध की रचना, दंड व्यवस्था तथा उसका विवेकपूर्ण उपयोग आदि बिंदु अनुशासन उत्पन्न करने तथा उसे कायम रखने में सहायक होती हैं। ठीक है, चलिए, तो अनुशासन के सिद्धांत को हमने समझा। अब देखते हैं प्रबंध के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो अन्य उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करते हैं। उद्देश्य की एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। संगठन के विभिन्न विभागों के उद्देश्य उपक्रम सामान्य उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। प्रोफेसर उर्विक के शब्दों में, इनके शब्द याद रखिएगा, अपन हालांकि कर चुके हैं, पुरानी क्लास को देखेंगे तो आपको आ जाएगा याद। में प्रत्येक संगठन का प्रत्येक भाग संबंधित उपक्रम के उद्देश्य का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। उद्देश्य में एक रूपता के द्वारा ही समूह के प्रयासों में समानता लाई जा सकती है। ठीक। भरार्पण या प्रत्यायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगान प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। दक्ष प्रबंध की यह एक आवश्यक बात है। प्रबंधक अपने अधिकारों को कुछ सीमा तक विकेंद्रित कर दे, समझना, अर्थात अपने अधीनस्थों को प्रदान करे। यह विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए। सौंपे गए अधिकार के बारे में संबंधित अधीनस्थ को पूर्णतः जानकारी और सूचना दे दी जानी चाहिए, ताकि कार्य निष्पादन में कोई त्रुटि और बाधा ना हो। इस सिद्धांत को अपनाने से सर्वोच्च प्रबंधक का कार्यभार कम हो जाता है और वे अधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर केंद्रीकरण से थोड़ी बहुत विकेंद्रीकरण की बात हो रही है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो जो ऊपर बैठे प्रबंधक हैं वो अपने अधीनस्थों को क्या करें, कुछ कार्य को सौंप दें, लेकिन देख लें कि वह कार्य करना जानता है या नहीं। कार्यों को सौंप दें और उससे ये उम्मीद रखें कि आपसे कोई त्रुटि ना हो और आप कार्य को अच्छी तरीके से करें। इससे क्या होगा दोस्तों, दो फायदे होंगे। एक तो ऊपर वाले के ऊपर थोड़ा लोड कम हो जाएगा। लोड कम हो जाने का मतलब ये होता है कि वह अब अच्छे निर्णय कहीं और दूसरी जगह से ले सकता है। दूसरी बात क्या हो जाएगी, दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो अधीनस्थ हैं उनको भी सही कार्य करने का मौका मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा। तो यही भरार्पण या प्रत्यायोजन का सिद्धांत होता है। समझ में आ गया। समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसका अभिप्राय यह है कि उपक्रम के विभिन्न विभागों तथा व्यक्तियों की क्रियाओं में उपयुक्त समन्वय होना चाहिए, ताकि प्रभावपूर्ण संगठनात्मक कार्यकुशलता लाई जा सके। प्रबंधकों को यह भली भांति ध्यान में रखना चाहिए कि वे सामाजिक परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। क्या करें, सामाजिक परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। क्लियर। ये है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सीधा सा मतलब है दोस्तों, समन्वय समान तरीके का वय, मतलब कि जब भी बात साथ में काम करने की हो तो एक दूसरे की भावनाओं को आहत ना पहुंचाते हुए, सम्मान करते हुए एक साथ चलने का प्रयास करें। अब आते हैं टेलर के प्रबंध सिद्धांत या वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। एक पढ़ लिए अपन ने फ्योल के, अब अपनाते हैं टेलर पे। ठीक है। FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहे जाते हैं। याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक।
वैज्ञानिक प्रबंध सामूहिक प्रयत्नों की पद्धति एवं संगठन प्रणाली है जो कि वैज्ञानिक अन्वेषण एवं विश्लेषण से निकाले गए सिद्धांत या नियमों पर आधारित हैं। डीमर के शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंध से अभिप्राय प्रबंध के क्षेत्र में दशाओं, पद्धतियों, तकनीकों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना एवं उनको समायोजित करके उपयोग करने के लिए संगठित सिद्धांतों के रूप में विकसित करना है। क्या है? विकसित करना है। ये कौन कह रहे हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध के नियम दिए हैं। शब्द वैज्ञानिक लग गया, तब हम इसको कैसे समझेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी इन दोनों में लास्ट में अंतर करने के लिए आएगा, तब अंतर में तो आप लोग समझ ही जाएंगे। यहां से समझते हुए चलें। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहे जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध सामूहिक प्रयत्नों की पद्धति एवं संगठन प्रणाली है। समझना, सामूहिक प्रयत्न जो सभी लोग कार्य एक साथ करते हैं, जो कि वैज्ञानिक अन्वेषण और विश्लेषण से निकाले गए सिद्धांत और नियमों पर आधारित है। डीमर के शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंध से अभिप्राय प्रबंध के क्षेत्र में दशाओं, पद्धतियों, याद रखिए, तकनीकों से संबंधित, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना एवं उनको समायोजित करके एक समान तरीके से योजना बनाकर उपयोग करने के लिए संगठित सिद्धांत के रूप में विकसित करना है। समझ गए? चलिए, टेलर ने लिखा है कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि लोगों से क्या कराना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि वो उसको बेहतर से बेहतर सर्वोत्तम तरीके से करें। याद करिए, पहुंच जाइए 16, 17, 18 तीन क्लासों में टेलर का तीनों में यही वाला कथन अपन ने पूछा था और आंसर क्या था दोस्तों? टेलर। मजा आ रहा है ना? बस मजा लेते रहिए। अगर जिन जिन लोगों ने पहले क्लासें देखी हैं उन लोगों को इसमें बहुत मजा आ रहा होगा। बिल्कुल एकदम पानी की तरह निकल के जा रहे होंगे, कोई रुकावट नहीं, कोई ब्रेकर नहीं, सीधे निकलते हुए जा रहे हैं। सर्वोत्तम तरीके से करें। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध में अनुशासन, प्रयोग एवं विवेक की सहायता से उत्पादन के भिन्न भिन्न हिस्सों का संयोजन करके उनका इस प्रकार से उपयोग करना है ताकि उद्योगपति, श्रमिक, उपभोक्ता आदि सभी वर्गों को यथोचित लाभ प्राप्त हो सके। क्लियर? ये टेलर ने लिखा है। वैज्ञानिक प्रबंध सुनियोजित कार्यक्रम, वैज्ञानिक विश्लेषण, नियमों के परिपालन, उचित प्रयोग, मितव्ययिता, मितव्ययिता यानी जानते हैं, उतना धन खर्च करना जितना आवश्यक है, आवश्यकता से ज्यादा धन खर्च ना करना, या फिर एक तरीके से सीमित धन खर्च करके ज्यादा से ज्यादा काम करवा लेना, यही मितव्ययिता होती है। कार्यदक्षता, उत्तरदायित्व, दृढ़ता, सहकारिता, संचालन के निश्चित उद्देश्य तथा श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति पर ध्यान देता है। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोजन श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाना है। किसको? कार्यकुशलता को बढ़ाना, पारस्परिक समृद्धि लाना, मानसिक क्रांति का सूत्रपात करना, लागत में कमी करना, प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना आदि होता है। ठीक है, चलिए। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कार्य का युक्ति संगत आवंटन। टेलर का कहना है कि कर्मचारियों को कार्य का आवंटन करते समय, सुनिएगा, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला देखिए, कार्य युक्ति संगत आवंटन। टेलर का कहना है कि कर्मचारी को कार्य का आवंटन करते समय उनकी योग्यता और कार्य कुशलता का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यदि जो व्यक्ति योग्य है या उस कार्य को करना जानता है उसी को तो कार्य देना चाहिए। अब अपन बिना योग्य व्यक्ति को कार्य दे देंगे तो कार्य तो होगा नहीं, उद्देश्य तो प्राप्त होने से रहा। सही व्यक्ति को सही कार्य यानी राइट जॉब टू राइट पर्सन पर टेलर ने बहुत ध्यान दिया है। इससे जहां कार्य क्षमता में वृद्धि होगी वहां योग्य व्यक्तियों के लिए उन्नति का मार्ग भी आसान होगा। कार्य संबंधी अनुमान, यहाँ पर आप लोग थोड़ी भारत की स्थिति में मैं जरूर चर्चा करूंगा दोस्तों। भारत की स्थिति में यदि गांव की हम थोड़ी स्थिति देखें तो गांव में आप लोगों ने बहुत सारे टीचरों को ऐसा देखा होगा जिनको आता जाता तो कुछ है नहीं है और टीचर बने फिर रहे हैं। और होता क्या है उनके साथ में, वो जो टीचर हैं वहाँ पे जो गाँव में हैं वो लोग कितने गर्व से कहते हैं, अरे हम तो सरकारी जॉब पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सैलरी आती है, जब मन होता है तो चले जाते हैं पढ़ाने के लिए और आ जाते हैं घर पर। हालांकि उनको कोई आता जाता नहीं है कि बहुत अच्छा हो कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। पहली बात तो बच्चे खुद ही नहीं आते और वो खुद भी नहीं जाते। हालांकि स्थितियां अब सुधर रही हैं। अब जो नई भर्तियां हो रही हैं उनमें तो बिल्कुल एकदम मलाई आदमी आ रहे हैं, क्योंकि पेपर ही इतने फाइट करने पड़ते हैं कि पेपर को करते करते व्यक्ति वैसे इतना इंटेलिजेंट हो जाता है ना। लेकिन जो पुराने हैं, जो अभी भी हैं, तो यहाँ पर सही कार्य सही व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। अब चूंकि उनको कार्य वो आता नहीं है, उसका जबरदस्ती उनको पैसा मिल रहा है। तो भारत में एक तरीके से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं
जहां पर व्यक्तियों को काम नहीं आता या व्यक्ति काम करने के लिए सक्षम नहीं है, फिर भी उनको वो काम दिए हैं। खास तौर पर सरकारी जगहों पर ऐसा ज़्यादा है, प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में तो आप जानते हैं कि यदि काम करोगे तो ठीक है, अन्यथा निकाल दिए जाओगे, कोई वहाँ पे भाईचारा नहीं चलता। लेकिन सरकारी जॉब में ऐसा है कि एक बार अगर आप अंदर आ गए और आपका, यदि आप सक्षम भी नहीं है तो भी आपको कोई ना कोई ऐसा काम दे दिया जाएगा जो आप भले नहीं कर पाए, लेकिन आपकी सैलरी भरपूर आती रहेगी। तो इन चीज़ों को बदलना चाहिए दोस्तों। हर 3 से 4 साल में एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। यदि व्यक्ति उन ट्रेनिंगों को पार करता है तो ठीक है, और यदि ट्रेनिंग को पार नहीं कर पाता है तो उसकी सैलरी या उसमें जो भी इंक्रीज वगैरह करना हो या डिक्रीज करना हो, उनके हिसाब से ये करते रहना चाहिए, ताकि व्यक्ति हमेशा अपडेट ही रहेगा। समझ गए? चलिए, कार्य संबंधी अनुमान, आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कार्य संबंधी अनुमान, टास्क आइडिया। वैज्ञानिक प्रबंध के बुनियादी सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं कि प्रथम श्रेणी के श्रमिक को, जो प्रथम श्रेणी के हैं, उपयुक्त परिस्थितियों में कितना कार्य करना चाहिए। कार्य संबंधी अनुमान के बिना यह मालूम नहीं किया जा सकता कि श्रमिक प्रमापित उत्पादन यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम या अधिक काम करते हैं। एक श्रमिक कितना कार्य कर सकता है, इसकी योजना बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोगों के द्वारा निर्धारित की जाती है। यही है कार्य संबंधी अनुमान, यानी कि अनुमान लगाना, देखना कि एक श्रमिक कितना कार्य कर सकता है, यही है टास्क आइडिया। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, यहां पर पी इन्होंने गायब कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा देता हूं। ये यहां देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध प्रयोगों पर विशेष ध्यान देता है। प्रयोग के द्वारा श्रमिकों की विभिन्न क्रियाओं की जांच की जा सकती है एवं विश्लेषण किया जाता है, ताकि उत्तरोत्तर सुधार करके, यानी कि भविष्य में, उत्तरोत्तर का मतलब आप समझ रहे हो, भविष्य में करके कार्य दक्षता में वृद्धि हो, कार्य की दक्षता में वृद्धि हो। टेलर ने 3 प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए। पहला थकान अध्ययन, दूसरा समय अध्ययन, तीसरा गति अध्ययन। थकान अध्ययन, समय अध्ययन और गति अध्ययन। कारखाने या कंपनी में स्वास्थ्यप्रद वातावरण, याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न है ये, यहां से प्रश्न पूछाएगा कि टेलर ने 3 प्रकार से कौन से वैज्ञानिक प्रयोग किए थे, तो याद होना चाहिए थकान, समय, गति। कारखाने या कंपनी में स्वास्थ्यप्रद वातावरण, कारखाने या कंपनी में स्वास्थ्यप्रद वातावरण श्रमिक की कार्य कुशलता बढ़ाने में सहायक होती है, बिल्कुल। वातावरण तभी स्वास्थ्यप्रद कहलाएगा जब कारखाने में काम करने वाले काम करने के लिए पर्याप्त स्थान हो, वायु संचालन की उपयुक्त व्यवस्था हो, सफाई का पर्याप्त प्रबंध हो, उचित तापमान हो, जलपान गृह, विश्राम गृह, कल्याण केंद्र, पर्याप्त प्रकाश आदि की व्यवस्था हो। ये बात दोस्तों उसकी हो रही है जहाँ पर कारखाने वगैरह होते हैं, यानी जहाँ पर व्यक्ति कार्य करता है, तो वहाँ पर पूरी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एक व्यक्ति के लिए एक घर पर होती हैं। मैं बिस्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, गलत मत ले जाइएगा, लेकिन उतनी चीज़ें तो होनी चाहिए, जैसे कि जलपान घर हो, विश्राम घर भी हो, कल्याण केंद्र हो, प्रकाश पर्याप्त हो, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में ही लगे हैं काम करने के लिए, है ना। उचित तापमान हो, ऐसा नहीं हो कि आप चले गए, पंखा लगा ही नहीं हुआ है, गर्मी में तरतर हैं और काम करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर फिर उतना मन नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होना चाहिए। स्वास्थ्यप्रद वातावरण होना चाहिए, यदि एक लाइन में कहा जाए। हेल्दी एनवायरमेंट इन द फैक्ट्री। चलिए, फेयोल बनाम टेलर, इनकी अपन दोनों की तुलना कर लेते हैं। यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों पूरे वाले चैप्टर का। शुरुआत में जो अपन ने उनके सिद्धांत पढ़े, सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, सिद्धांत क्यों जरूरी हैं, सिद्धांत क्यों कहलाता है, उसके बाद अपन ने दोनों को पढ़ा। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि इनमें मुख्यतः अंतर क्या क्या है। अंतर पूछे जाते हैं, इसीलिए इन अंतरों को यहाँ पर लाया गया है। चलिए, फेयोल बनाम टेलर, ये तुलना इन्होंने की, फेयोल बनाम टेलर, हेनरी फेयोल और F.W. टेलर। पूरा नाम लिख दूं, इन तरफ कंफ्यूजन होंगे, और F.W. चलिए, अंतर का यहाँ पर उन्होंने आधार दे रखा है। आधार मतलब किस आधार पर अंतर हो रहा है, यहाँ हेनरी फेयोल साहब हैं और यहाँ F.W. टेलर है। परिपेक्ष स्तर, प्रबंध का उच्चतम फर्शीय स्तर है और यह कारखाने का है, याद रखिएगा, यह कारखाने का है। आदेश की एकता के आधार पर दोनों के विचारों को देखें। मजबूत पक्षधर है आदेश की एकता, यानी आदेश को मानना। इसको महत्वपूर्ण नहीं माना क्योंकि कार्यात्मक फोरमैनशिप में एक श्रमिक 8 विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करता है। अब देखिए कारण क्या है, ये तो मजबूत पक्षधर थे हेनरी फ्योल, पर जो F.W. टेलर है इन्होंने इसको महत्वपूर्ण इसलिए नहीं माना क्योंकि कार्यात्मक फोरमैनशिप में जो उन्होंने अपना बताया फोरमैनशिप, उसमें
8 विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करता है। 8 प्रकार के विशेषज्ञ ऊपर हैं। अब जब वो 8 लोगों से आदेश प्राप्त करेगा तो वह किसकी मानेगा, इसलिए आदेश की एकता को इन्होंने एफडब्ल्यू टेलर ने नहीं माना। प्रयोजनीयता, सार्वभौमिक उपयुक्तता को इन्होंने महत्वपूर्ण दिया है, यानी कि सार्वभौमिक उपयुक्तता और विशिष्ट स्थितियों में उपयुक्तता। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं दोस्तों? हेनरी फ्योल कहते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो हेनरी फ्योल सार्वभौमिक उपयुक्तता, जो भी उनके सिद्धांत होंगे वह सार्वभौमिक तरीके से होने चाहिए। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं कि विशिष्ट स्थितियों में उपयुक्तता, यानी वो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं जब स्थितियां हो तभी उपयुक्त हो, स्थितियां नहीं है तब उनको बदल भी दिया जाए। रचना के आधार पर देखा जाए तो व्यक्तिगत अनुभव परीक्षण है और यह अवलोकन है, यानी कि हेनरी फ्योल ने अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत अनुभव के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, व्यक्तिगत अनुभव खुद का। और जो एफडब्ल्यू टेलर हैं इन्होंने अवलोकन किया है। इन्होंने क्या किया है दोस्तों? अवलोकन किया है। इनको आप लोग अरस्तु और एक तरीके से जो वो थे, एक तरीके से अरस्तु और प्लेटो और अरस्तु दोनों को एक तरीके से देखा जाए तो इन पे एकदम फिट बैठते हैं। जिस प्रकार प्लेटो जो थे वो कल्पनावादी थे, सोचशील थे, और जो अरस्तु थे वो रचनात्मकवादी थे, यानी कि अरस्तु किसी कार्य को कर देखते थे और प्लेटो उस बात को सोचकर दिमाग में रखते थे। तो यहाँ जो हेनरी फ्योल हैं उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव परीक्षण की बात की, खुद ही अनुभव लिया है, और एफडब्ल्यू टेलर ने अवलोकन किया हुआ है। ठीक, केंद्र में देखा जाए तो कुल प्रशासन में सुधार लाना, इन्होंने प्रशासन पे सुधार की बात की। एफडब्ल्यू टेलर ने उत्पादकता में वृद्धि की बात की है। हालांकि दोनों काम जरूरी हैं, उत्पादकता में वृद्धि भी और कुल प्रशासन में सुधार भी हो, पर दोनों ने अपने अपनी जगह कहां पर फोकस ज्यादा किया है तो यहाँ। व्यक्तित्व देखा जाए तो इनका व्यक्तित्व क्रियान्वयक है और इनका व्यक्तित्व वैज्ञानिक, यानी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बात करते हैं और इनका क्रियान्वयक। अभिव्यक्ति के सिद्धांत क्या है तो प्रशासन के सामान्य प्रबंध की बात है और ये भी वैज्ञानिक बातें ही करते हैं। तो हमने दोस्तों फेयोल और टेलर में दोनों में तुलना कर ली, दोनों के बारे में देख लिया, प्रबंध के सिद्धांत को देख लिया, प्रकृति को देख लिया, उनके महत्व को देख लिया। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब अपन लोग मिलेंगे अगली क्लास में थ्योरी के साथ। मज़ा यदि आया हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों के एग्जाम में इसी से रिलेटेड प्रश्न उस समय पर आए तो कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, पीडीएफ आपको वहीं पर प्राप्त होगी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कारण उसके दो हैं, पहला आपके लिए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा जब भी क्लास अपलोड होगी। दूसरा 15 तारीख से जो पटवारी के पेपर हैं उसका एनालिसिस चालू इनमें करवा दिया जाएगा, यानी कि कैरियर इंडिया एजुकेशन पे 15 तारीख से जो पटवारी के पेपर होंगे उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे या जो क्वेश्चन हम लोगों को प्राप्त होंगे उन क्वेश्चनों का एनालिसिस इसमें करवाया जाएगा। इसका फ़ायदा ये है, यदि दोस्तों उस दिन आपका पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम। और यदि पेपर नहीं है, बाद में पेपर है, तो आपको आगे की रणनीति बनाने में एक मजबूत आधार मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।